Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. Today we are going to discuss about sampling. What is the meaning of sampling? इसके methods क्या होते हैं? आज हम वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. मीनिंग के जो सैम्पल का मीनिंग अगर हम बात करें क्या होता है, तो सैम्पल क्या होता है, आप किसी बहुत बड़े पार्ट से जब छोटे पार्ट को निकाल कर उसकी स्टडी करते हो तो उस पार्ट को हम सैम्पलिंग बोलते हैं. ओके, इस बड़े से पॉपुलेशन में से जब छोटे से पार्ट को निकाल कर उसकी स्टडी की जाती है और उसके बेस पर जब डिसीज़न लिया जाता है कि ये पूरी पॉपुलेशन भी वैसी ही होगी, तो उस छोटे से पार्ट को हम सैम्पल बोलते हैं. जैसे कभी आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप देखते हो डॉक्टर को जब ब्लड की जांच करनी होती है किसी बॉडी से, तो वो क्या करते हैं, उसका छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसके हिसाब से ही वो बता देते हैं कि उसकी जांच करने के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद वो रिपोर्ट बनाकर बताते हैं कि ब्लड जो है वो सही है. क्योंकि अगर उस पूरी बॉडी का मतलब ब्लड तो नहीं निकालेंगे ना, तो उसमें से क्या एक छोटा सा सैंपल लेते हैं उसका और उस बेस पर ही वो अपना डिसीज़न लेते हैं. और उस सेकंड एग्जांपल अगर हम सैम्पलिंग का लें, तो कभी आप मार्केट जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, तो वहाँ पर जब गेहूँ, चावल या फिर कोई भी आइटम ख़रीदना होता है, प्रोडक्ट ख़रीदना होता है, तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा पार्ट लेकर हाथ में चावल या फिर गेहूँ उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा है. उस बेस पर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाकी का जो प्रोडक्ट है वो भी वैसा ही होगा. उस हिसाब से वो उसको ख़रीदते हैं और उसको लेने का डिसीज़न लेते हैं. तो वो जो छोटा सा पार्ट हाथ में लेकर चेक किया जाता है कि वो चावल या गेहूँ कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उस छोटे से पार्ट को ही सैंपल बोलते हैं. ओके, सो इन शॉर्ट सैंपल क्या होता है, यूनिवर्स जो है मतलब कि होल, उसमें से छोटे से पार्ट को सिलेक्ट करके उसकी स्टडी करना और ये कंक्लूज़न निकालना कि वो आइटम या फिर वो प्रोडक्ट कैसा है, इसको हम सैंपल बोलते हैं. तो वो पार्ट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उस होल में से निकाल कर और उसके बेस पर ही डिसीज़न लेने वाले हैं, उसको हम सैंपल बोलते हैं. ओके, आई होप आपको सैंपल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब हम देख लेते हैं सैम्पलिंग की डेफिनेशन. A sample as the name implies is a smaller representation of larger whole. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत बड़े पार्ट को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसमें से छोटे से पार्ट को लेकर उसकी स्टडी करते हैं और उस बेस पर ही ये डिसीज़न लेते हैं कि वो पूरा पार्ट कैसा होगा या फिर होल पॉपुलेशन कैसी होगी. तो उस छोटे से पार्ट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सैम्पल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है, अ सैम्पल इज़ द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ प्रीडिटरमाइंड प्लान. ये भी वही बात कह रहे हैं कि सैम्पल क्या है, उस छोटे से पार्ट को सेलेक्ट करना किसी भी आइटम के कि जो जिस भी प्रोडक्ट या आइटम की हम स्टडी कर रहे हैं उसके छोटे से पार्ट को लेकर उसकी स्टडी करना और उसको एक प्री डिटरमाइंड प्लान के अकॉर्डिंग उसको हम सैम्पल बोलते हैं. अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप बहुत सरल एग्जांपल हम आपको दें, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर में आज पालक पनीर बनाई. ओके, तो पालक पनीर जब आप बनाएंगे तो उस बनाने के बाद आप चेक तो करेंगे ना कि उसका टेस्ट कैसा है, उसमें नमक ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है. तो आप पूरी पालक पनीर तो नहीं खाकर देख लेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक चम्मच, एक स्पून लेकर उसको चेक करेंगे. उससे आपको पता लग जाएगा कि पूरी जो आपकी पनीर बनी है वो कैसी बनी है. ओके, तो आपने उसमें से छोटा जो पार्ट लिया, वो छोटा सा पार्ट आपने टेस्ट किया, उसके बेस पे आपने डिसीजन ले लिया कि हाँ सब्ज़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है. ओके, तो उस छोटे से पार्ट के हिसाब से आपने डिसीज़न लिया. वो जो स्पून आपने लिया ना टेस्ट करने के लिए, उसको सैंपल बोलते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से जब हम किसी भी बड़े लार्ज पार्ट में से, होल में से एक छोटा सा पार्ट लेकर उसकी स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करने के बाद जो भी उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस तरीके का आइटम है, उसके बेस पर ही हम डिसीजन लेते हैं कि पूरा आइटम भी बिल्कुल वैसा ही होगा. ओके, तो बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने सैम्पल को एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको सैम्पल क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग बोलो या फिर मेथड ऑफ सैम्पलिंग बोलो, दोनों का एक ही मतलब है और दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करना है. ओके, यही लिखना है. तो मेथड ऑफ सैम्पलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग
एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग आते हैं वो अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। अभी हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। ओके, सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। सबसे पहले तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये जो मेन है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती हैं। ओके, अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें मेन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग। ये वो सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं वो इन्हीं पे बनते हैं, तो इन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, तभी ना हम उसके अंदर जो उसके सब ग्रुप्स है सब पार्ट्स है उसको समझेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल इज़ वन फॉर विच द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स upon the application of probability method and not on a personal judgment, and it is so designed and drawn that the probability of inclusion is known. So probability sampling को अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में बताएं तो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक होती है ये जहाँ पर जो आइटम्स होते हैं उनके सिलेक्ट होने की 100% चांसेस होते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि वहाँ पर किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होती है, कोई भी पक्षपात नहीं होता है, हर एक एलिमेंट के सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगर हम बोले तो एक तरीके से संभावित, मतलब कि किसी प्रोडक्ट के हो या ना होने की जो सिलेक्शन की होने या ना होने की जो बात होती है वो यहाँ पर होती है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो एक बहुत ही सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके का पर्सनल जजमेंट नहीं होता है, मतलब कि ये बहुत ही प्योर टेक्निक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग की टेक्निक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ओके, सबसे पहले तो इसमें आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो वो बहुत ही इजी टेक्निक है किसी भी सैम्पल को स्टडी करने का। A random sample is a sample selected in such a way that every item is in the population then an equal chance of being included। मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन में से जो भी आइटम है उसके सेलेक्ट होने के 100% चांसेस होते हैं या फिर इक्वल चांसेस होते हैं। मतलब कि ये सैम्पल की जो टेक्निक है बहुत ही ईजी होती है। जैसे कि आप लॉटरी टेक्निक की बात कर ले जिसमें आप एक बॉल में बहुत सारी चिट्स डालते हैं और उसमें बहुत से लोग के नाम लिखे होते हैं, उसमें से आप रैंडमली कोई एक चिट उठाते हैं और देखते हैं और जो भी बंदे का नाम होता है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप कभी स्कूल में वहाँ पे गेम होता है और चिट में एक क्लास के बच्चों के नेम लिखे होते हैं, उनके नीचे लिखा होता है आपको ये टास्क करना है, तो बाउल को चिट्स भरकर उसमें नेम लिखकर अच्छे से शेक किया जाता है। उसके बाद उसमें से रैंडमली एक चिट निकाली जाती है और उस पर जिस बच्चे का नाम होता है उसको वो एक्ट करना होता है। इस तरीके से स्कूल में गेम होते थे हमारे, हमको याद है। तो इस तरीके से एक रैंडम जो चिट निकाली जाती है उसको हम एक तरीके से बोलेंगे रैंडम सैम्पलिंग। इसके अलावा कार्ड टेक्निक्स होती हैं और सीक्वेंशियल लिस्ट टेक्निक्स होती हैं, ये सब भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ही टेक्निक्स हैं। ओके, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ गए ना, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में से किसी भी आइटम को रैंडमली पिक कर लेना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट is stratified random sampling. In this method, the population is divided into strata before the sample is drawn. तो stratified random sampling जो है वो भी एक random sampling टेक्निक ही है, बट इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटा मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर कह दीजिए पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी स्टडी की जाती है। Strata are so designed that they do not overlap. Elementary units from each stratum is drawn at random and they constitute the sample. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पहले उनको स्ट्रेटिफाई कर दिया जाता है, मतलब कि जैसे मान लीजिए क्लास है और उसमें 20 या फिर कह लीजिए कि कुछ 40-50 बच्चे हैं। ओके, तो उसमें क्या है कि स्ट्रेटा मतलब कि कुछ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे छोटे छोटे
जैसे 4 बच्चों का ग्रुप है, 4 ऐसे करके ग्रुप बना दिए जाएंगे और फिर एक तरीके का डिस्कशन होगा उन सभी ग्रुप्स के बीच में, और एक तरीके से कंपटीशन कह लीजिए या फिर कुछ भी इस तरीके की जो डिबेट्स होती हैं, तो उन सब के बीच में डिबेट्स होगी और उनमें से जिस ग्रुप का बेहतर परफॉर्मेंस होगा उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है उसको पहले स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो किसी भी तरीके के जो रिजल्ट्स आए वो गलत ना आए। तो इस हिसाब से मतलब कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में भी बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग ही होती है, बस क्या होता है कि इसमें उन्हें एक तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके तब उसकी जो है स्टडी की जाती है, ओके, जिससे कि रिजल्ट्स बिल्कुल सही और प्योर आए। नेक्स्ट हम बात करें क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एलिमेंट्री आइटम्स इन पॉपुलेशन इनटू हेटेरोजेनस सब ग्रुप्स that are representative of overall population. One such group constitute a sample for study. तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें एक क्लस्टर मीन्स एक झुंड, जो बहुत बड़ा झुंड होता है, उस पूरे को स्टडी तो करना पॉसिबल नहीं है, तो एक हेट्रोजिनस जो है वो सब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं और उनमें से उस ग्रुप की जो है स्टडी की जाती है, उस हिसाब से डिसीज़न लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें से जैसे सैटरडे को स्पोर्ट्स डे होता है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है वो बेहतर है स्पोर्ट्स में, जो है कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बेस्ट है। तो उनमें क्या किया जाएगा, पहले हेट्रोजेनस ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाएगा 10-10, 7-7, 8-8 बच्चों के। उसके बाद उनमें से देखा जाएगा, उन ग्रुप्स में से सेलेक्ट किया जाएगा कौन सा बेस्ट है वो स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लस्टर्स जो होते हैं उनमें उनको हेट्रोजेनस सब ग्रुप्स में डिवाइड करके जब उनकी स्टडी की जाती है तो उसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग में इंक्लूड करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जिससे कि नेम से पता चलता है कि मतलब कि उसको मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड करके देन उसकी स्टडी की जाती है। इन दिस मैथड सैम्पल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट सेलेक्टेड इन स्टेजेस, ओके। तो मतलब कि उन एलिमेंट्स को, उन सैम्पल के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टेजेस के फॉर्म में रख के देन उनको सेलेक्ट किया जाता है। फर्स्टली अ सैम्पल ऑफ क्लस्टर इज सेलेक्टेड एंड फ्रॉम अमंग देम अ सैम्पल ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स आर सेलेक्टेड, ओके। देखिए आप इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इस समय कोविड चल रहा है और कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, ओके। तो आपको पता लगाना है कि कहाँ पर कितना वैक्सीनेशन हो चुका है किस स्टेट में। तो आप अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, ओके, ये स्टेट हो गए। अब इनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें कहाँ पर कितने वैक्सीनेशन मतलब हो चुके हैं, कहाँ पर कैसे रिजल्ट है। तो आप पहले इन्हें पूरा इतना बड़ा होता है उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं, तो आप क्या करोगे, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में पहले डिवाइड करके उसमें एक डिस्ट्रिक्ट ए है, डिस्ट्रिक्ट बी है, इस तरीके से डिवाइड करोगे, मतलब कि स्टेजेस के फॉर्म में ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सबकी स्टडी करोगे। उसके बाद इतने डिस्ट्रिक्ट में से भी आप उसमें जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट उसमें भी ब्लॉक वाइज उन्हें डिवाइड कर दोगे कि जैसे ब्लॉक ए है, ओके, ब्लॉक बी है, इस तरीके से छोटे छोटे जब पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा तब आपको स्टडी करना ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है जो काम करती है, और अब आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि किस ब्लॉक में कितने वैक्सीनेशन हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग काम करती है, मतलब कि यहाँ पर स्टेजेस के फॉर्म में सैम्पल को सेलेक्ट करके उनकी स्टडी की जाती है। सो आई होप आपको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी सैम्पलिंग टेक्निक देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा आप अभी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन दिस मैथड एवरी एलिमेंट्री यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अरेंज्ड इन ऑर्डर। यहाँ पर जो सैम्पलिंग, ये जो मेथड है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके देन उसकी जो है सैम्पलिंग की जाती है। जैसे कि एक मॉल है जो नया खुला है अभी, ओके, नया ओपन हुआ है, और वहाँ पर उन्हें अपने कस्टमर्स को देखना है कि कौन सी जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा किन प्रोडक्ट से डिमांड कर रहे हैं। तो वो पहले अपने कस्टमर्स को मेल फीमेल में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उसमें से वो सिस्टमैटिक वे में जो मेल हैं कस्टमर्स उनसे फीडबैक लेंगे,
दो चार जो है मेल को बोलेंगे कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा पसंद आया या फिर कैसा है वो प्रोडक्ट, और वैसे ही फीमेल भी पूछेंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में उन्होंने पहले मेल को अलग किया, फीमेल को अलग किया। उसके बाद उन मेल में से जो उन्हें चार जो कस्टमर ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को लेते हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उनको उन्होंने सेलेक्ट करके उनसे फीडबैक लिया। इस तरीके से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि मतलब कि कौन से प्रोडक्ट की उनके जो है वो ज़्यादा डिमांड चल रही है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स जो है मॉल में अपने लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में जो एक सैम्पलिंग की जाती है वो हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग उसको बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। मतलब कि सिस्टमैटिक वे में जो है पॉपुलेशन को अरेंज करके जो सैम्पलिंग की हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, तो ये जितनी भी टेक्निक्स थी ये सभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी और ये बहुत ही ईजी होती हैं, इनका स्टडी करना बहुत ही ईजी होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसका यूज़ यहाँ पर नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जस्ट अपोजिट होती है। यहाँ पर जजमेंट होता है, उसके बेस पर अपने कन्वीनियंस के बेस पे यहाँ पे जो है वो सैम्पलिंग की जाती है। अब उसमें कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही जो कन्वीनियंटली जो सैम्पल्स मतलब मिल जाते हैं उनकी ही स्टडी की जाती है। एंड दिस स्कीम अ सैम्पल इज़ ऑब्टेन्ड by selecting convenient elementary units from the population। जैसे कि आप एक मार्केट है, वहाँ पर आपको उस मार्केट की स्टडी करनी है कि वहाँ पर जो कस्टमर्स आते हैं वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स ज़्यादा डिमांड है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जैसे मान लीजिए बिजनेस है किसी का, तो उनको पता लगाना है किस तरीके के उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा बिक रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी मिल रहे हैं, जो भी कस्टमर्स मिलते हैं, वो उनसे ही फीडबैक ले लेते हैं और उस बेस पर वो अपने अजम्पशंस लगा लेते हैं कि हाँ ये जो है इस तरीके के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं तो इनको ही मार्केट में प्रोड्यूस किया जाए, सेल किया जाए। ओके, सो बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या कहता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसमें से उनके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनको ही सिलेक्ट करके उनकी ही सैम्पलिंग की जाती है और उसी हिसाब से वो अपने रिजल्ट्स बना लेते हैं। ओके, सो ये होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो अगर कोटा सैम्पलिंग की हम बात करें और इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज से समझें कि कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, तो यहाँ पर एक प्री डिटरमाइंड पहले से ही डिटरमाइन कर दिया जाता है कि इतने पॉपुलेशन में से इतने मतलब एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उनकी ही सैम्पलिंग करनी है। ओके, अब देखिए जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखना है। तो अब सबको कैसे एक एक करके उनकी परफॉर्मेंस को चेक नहीं करने के बजाय वो क्या करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले 50-50% में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद उनको वो उसकी बेस पर वो उसमें से क्या कहते हैं उन देखेंगे कि कौन से एम्प्लॉयज़ का जो है परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस तरीके से वो ना एक फ़िक्स कर देते हैं पॉपुलेशन में से पैरामीटर को और उसकी स्टडी करते हैं। इस तरीके से जो है वो कोटा सैम्पलिंग होती है। सो बेसिकली कोटा सैम्पलिंग में है जो पॉपुलेशन है उसमें जो है पहले से ही पैरामीटर्स को फिक्स कर दिया जाता है और उसकी सैम्पलिंग की जाती है। सो ओके, तो ये होती है कोटा सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा। नेक्स्ट आता है जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग, दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग बाय ओपिनियन। मतलब यहाँ पर वो अपने ओपिनियंस के बेस पर वो सैम्पल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपने रिजल्ट्स बनाते हैं। एंड दिस मेथड पर्सन हु इज़ वेल एक्वेंटेड विद द पॉपुलेशन सेलेक्टेड विच एलिमेंट्री यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ सैम्पल फॉर स्टडी। तो बेसिकली यहाँ पर जो सैम्पलिंग की जाती है उनके अपने जजमेंट के बेस पर होती है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल एक कंपनी का ही ले लेते हैं जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसमें से उन्हें 10 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है और उन्हें बाहर किसी दूसरी कंपनी या फिर दूसरे जगह भेजना है, कंट्री में भेजना है उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो उन्हें उनमें से 10 बेस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही सेलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे वो जो कंपनी का जो सुपीरियर है, मैनेजर है,
वो अपना जजमेंट करेगा और उसके हिसाब से ही वो देखेगा कि उसमें से कौन से 10 ऐसे हैं जो बाहर जाकर अच्छी जो है वो सेलिंग कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स की। तो वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये जो पर्सन है या फिर ये जो एम्प्लॉय है इसका काम अभी तक मैंने देखा ठीक था, तो वो अपने जजमेंट की बेस पे उन पर्टिकुलर में से मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 10 को अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता है और उनको वो बाहर भेज देता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो इस तरीके से जो सैम्पलिंग की जाती है उसको हम जजमेंट सैम्पलिंग करते हैं। मतलब कि बहुत जो बड़ी पॉपुलेशन थी जिसमें 100 200 या 300 एम्प्लॉयज़ थे उसमें से 10 को ही सेलेक्ट करना था। तो जो मैनेजर था उसको पता है कि उससे कौन से एम्प्लॉयज़ है कैसे, तो उसमें से उसने 10 को जो है सेलेक्ट किया अपने जजमेंट के बेस पर कि हाँ ये 10 हैं वो या फिर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसने अपने जजमेंट के बेस पर उन्हें सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से उन्होंने उनको बाहर भेज दिया प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो इस तरीके से जो सैम्पलिंग हुई उसको हम जजमेंट सैम्पलिंग बोलेंगे। ओके, आपको सैम्पलिंग क्या होता है और उसकी जो टेक्निक्स है वो सब समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया मैंने या फिर बहुत जल्दी में बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए जिससे मैं समझ पाऊँ कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूव करना है। ओके, सो ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।